अधिकतर ये समझा जाता है कि मस्तिष्क केवल सोचने का काम करता है। हमारे जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं जुटाने तथा सामने प्रस्तुत परिस्थितियों कठिनाइयों का समाधान ढूंढना ही केवल उसका काम है। उसकी ज्ञान आकांक्षा इसी प्रयोजन के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करने तक ही सीमित है। उसके पीछे अवचेतन मन की परत है। वह रक्त संचार, हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास, आकुचन प्रकुचन, निमेष उन्मेष, ग्रहण विसर्जन, निद्रा जागृति जैसी अनवरत शारीरिक क्रिया प्रक्रियाओं का स्वसंचालित विधि विधान बनाए रखता है। बातें अवचेतन मन में जमा रहती हैं और आवश्यकता पूर्ति के लिए चेतन मन काम करता रहता है। मोटे तौर पर मस्तिष्क का कार्य क्षेत्र यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। स्थूल और कारण शरीरों के बीच एक सूक्ष्म शरीर भी है। त्रिविध शरीरों में एक स्थूल है जिसमें ज्ञानेंद्रियों का कर्मेंद्रियों का समावेश है। सूक्ष्म शरीर को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 परतों में विभक्त किया गया है। मनोविज्ञानी इसे चेतन और अवचेतन मन में विभक्त करते हैं और उसके कई खंड करके कई तरह से उस क्षेत्र की स्थिति को समझाने का प्रयास करते हैं। कारण शरीर को अंतरात्मा कहा जाता है। संवेदनाएं एवं आस्थाएं उसी क्षेत्र में जमा होती रहती हैं। योगी लोग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा इसी क्षेत्र को जागृत एवं परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता सूक्ष्म शरीर का मस्तिष्कीय चेतना का विषय है। इंद्रिय शक्ति के आधार पर ही प्रायः मनुष्य अपनी जानकारियां प्राप्त करता है और उस प्रयास में जितना कुछ मिल पाता है उसी से काम चलता है। मस्तिष्कीय ब्रह्मांडी चेतना से संपर्क बना सकने और उस क्षेत्र की जानकारियां प्राप्त कर सकने में समर्थ है। अविकसित स्थिति में उसे ज्ञान संपादन के लिए इंद्रिय उपकरणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वे जितनी जानकारियां दे पाती हैं उतना ही व्यक्ति का ज्ञान वैभव संभव हो पाता है। पर जब मस्तिष्कीय चेतना का वर्तमान अथवा पिछले प्रयत्नों से अपेक्षाकृत अधिक विकास हो जाता है तो फिर बिना इंद्रियों की सहायता के ही समीपवर्ती एवं दूरवर्ती घटनाक्रम की जानकारी होने लगती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड व्यापी ज्ञान विज्ञान की असंख्य धाराओं से अपना संपर्क बन जाता है। प्रयत्न पूर्वक थोड़ा सा धीरे धीरे ही कमाया जा सकता है, पर यदि किसी अच्छे रत्न भंडार पर अधिकार प्राप्त हो जाए तो अनायासी धन कुबेर बना जा सकता है। अंतरिक्ष के अंतराल में असंख्य मनुष्यों की ज्ञान संपदा बिखरी पड़ी है। विकसित सूक्ष्म शरीर उस ज्ञान भंडार से संबंध मिला सकता है और अपनी जानकारियों का इतना विस्तार स्वल्प समय में ही कर सकता है जितना सामान्य प्रयत्नों से संभव नहीं है। बांस में कभी फूल नहीं देखे जाते, इनकी जड़ें ही वंश वृद्धि करती रहती हैं, किंतु 50 वर्ष बाद प्रायः बांस में फूल आते और उसमें से फल भी निकलते हैं। 50 वर्ष की अवधि में यदि एक चूहे की वंश वृद्धि प्रारंभ हो तो उस समय तक 50 पड़पोते पहुंच जाएंगे, जिन्हें यह पता भी नहीं होगा कि बांस में भी फल होते हैं। किंतु चूहे अपनी सुगंध विश्लेषण की सूक्ष्म बुद्धि से इस फल की उपयोगिता ताड़कर उसे खूब खाते हैं। ये फल उनकी प्रजनन क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। ये ज्ञान उन्हें किस तरह मिलता है, इस गुत्थी को जीव शास्त्री सुलझा नहीं पाए। यहाँ एक प्रकरण और याद आता है। भूटान नरेश वांगचुक जिमगे दोरगी पर किसी ने बम फेंका। बात तो 1965 की है। आक्रमणकारियों का बहुतेरा पता लगाया गया किंतु अच्छे जासूस भी असफल रहे। अंततः कार्य सेना को सौंपा गया और सेना अधिकारियों ने अपने प्रशिक्षित कुत्ते अलेक्सी को इस बात के लिए चुना। कुत्ते ने हथगोले के टुकड़े सूंघे। यह एक विलक्षण बात है कि उन टुकड़ों में बारूद के अतिरिक्त और कोई गंध आए, किंतु उसे कुत्ते की घ्राण शक्ति का चमत्कार ही कहना चाहिए कि उसने उन टुकड़ों में लिपटी हुई मानव गंध को पहचान लिया और महल से एक ओर चल पड़ा। घटना को काफी समय हो गया था तथा स्थान की गंध 100 बार धुल चुकी होगी, किंतु कुत्ता वहां से चलकर 3 मील दूर एक मकान में रुका। फिर वहां से भी आगे चलकर एक बौद्ध मंदिर में जा घुसा। यहाँ एक आदमी छुपा बैठा था। कुत्ते के संकेत पर उसे पकड़ लिया गया।
उसने न केवल अपराध स्वीकार किया अपितु यह भी पता चला कि वह मकान भी उसी का था जहां वह गोले फेंकने के बाद कुछ देर रुका था। इस शक्ति भंडार की तुलना में मानवोपार्जित समस्त साधन इतने स्वल्प हैं, थोड़े हैं, जितना कि समुद्र की तुलना में एक बूंद। सूर्य की शक्ति को यदि प्रयोग में लाया जाना संभव हो सके तो मनुष्य सर्वशक्तिमान का पद पा सकता है। मनुष्य का अपना शरीर भी कुछ कम विलक्षण नहीं है। शरीर शास्त्रियों का मत है कि कोष स्थित गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स और संस्कार सूत्र, जीन्स में वह सबकी सब शारीरिक और मानसिक लक्षण और विशेषताएं विद्यमान रहती हैं जो आगे चलकर मनुष्य शरीर में परिपक्व होने वाली होती हैं। अधिक से अधिक 3 पाउंड भार की खोपड़ी में वैज्ञानिकों की जांच के अनुसार लगभग 14 अरब 5 लाख ज्ञान तंतु बैठे हुए हैं। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले क्लर्कों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों की तरह ये ज्ञान तंतु ही संपूर्ण शरीर समाज का रिकॉर्ड लेखा जोखा रखते हैं और एक शुभचिंतक अभिभावक की भांति शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा और भरण पोषण का ध्यान रखते हैं। मस्तिष्क से विलक्षण मशीन और रहस्यपूर्ण प्रयोगशाला इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। संभवतः भगवान ने जितना जटिल संसार बनाया है, मस्तिष्क को भी उतना ही जटिल बना करके ये मनुष्य रूप में इस तरह प्रकट हो गया। जिस प्रकार विचित्र दृश्य वाले विराट जगत में ये विभिन्न क्रीड़ाएं किया करता है, सारे शरीर में नियंत्रण है, इसलिए इसे स्वामी ग्रंथ या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। भारतीय इसे ही आज्ञा चक्र कहते हैं। पर दाहिने बाएं 2 बल्ब और फैक्ट्री वाल्व्स लगे होते हैं। इनकी सूक्ष्म रचना के बारे में तो वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाए, किंतु वे ये मानते हैं कि इस स्थान की आंतरिक जानकारी मिलने से मस्तिष्क और शरीर के सूक्ष्म अंतर्वर्ती रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। भौतिक दृष्टि से अब तक मस्तिष्क के संबंध में प्राप्त कुल में से 17% जानकारी में से अगले भाग अर्थात फोर हेड के संबंध में तो अब तक कुल 3% जानकारी ही प्राप्त की जा सकी है। शेष 97% जानकारी और इसका भाग अभी भी अभिज्ञात है। सुपीरियर एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडिकल्स के बीच अवस्थित मस्तिष्क में ही संपूर्ण दृश्य केंद्र, ऑप्टिक एरिया, अनुभूत केंद्र, सेंसरी एरिया बने हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी नसों के नाभिक न्यूक्लियाई यहीं पर है। यहाँ एक अद्भुत संसार छिपा है, पर उसे यंत्रों से नहीं, भावनाओं से, ध्यान से ही देखा जा सकता है। उसकी जानकारी चित्तवृत्तियों के निरोध, एकाग्रता, आध्यात्मिकता के समन्वय से ही की जा सकती है। अन्य कोई उपाय शायद ही संभव हो सके। तो डॉक्टर और एनाटॉमिस्ट्स भी जानते हैं कि दोनों भवों के बीच में जहाँ दोनों आँखों की नसें ऑप्टिक नर्व्स मिलकर ऑप्टिक कैजिमा बनाती हैं, उस स्थान पर पिट्यूटरी नाम की एक ग्रंथि पाई जाती है। यहीं से सारे शरीर का नियंत्रण करने वाले क्रोध, भय, चिंता, प्रसन्नता आदि के हार्मोन्स निकलते हैं। ये मनुष्य की इच्छा, स्वभाव और अभ्यास पर निर्भर है कि वह अपने मस्तिष्क के किस स्रोत का स्राव करता है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क की अत्यंत गहराई में ऐसे सूक्ष्म संस्थान हैं जिनका संबंध मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाले रेटिकुलर फॉर्मेशन से है। रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर एनोरवीर ने कई प्रयोग करके यह दिखा दिया कि सुख या दुख मस्तिष्क से स्रवित होकर के रक्त में मिल जाने वाले 2 विभिन्न प्रकार के रस केमिकल्स हैं। यहीं से कुछ ग्रंथियों का स्राव होता रहता है। कुछ ग्रंथियों से अच्छे मधुर रस का स्राव होता है, जिससे प्रसन्नता, प्रफुल्लता, मुस्कान, हंसी, मृदुलता, शिष्टता, सौम्यता आदि गुण फूटते रहते हैं और अच्छा सा लगता है। और दूसरे प्रकार के रस में बुराई के अंश जुड़े रहते हैं, उससे मनुष्य चिंतित, दुखी, निराश और उद्विग्न बना रहता है। डॉक्टर नॉरविन ने यह बताया कि इन ग्रंथियों का स्राव अपने आप नहीं होता है, ये सब विचारधाराओं से होता है। हमारे अच्छे बुरे विचार और भावनाएं ही सुख दुख की जन्मदाता हैं। ये समझा जाता है कि विकसित प्राणियों का मस्तिष्क बड़ा होता है, पर बात ऐसी नहीं है। मस्तिष्क का भार भी शरीर के वजन और अनुपात पर निर्भर है। जैसे व्हेल का मस्तिष्क 7000 ग्राम का, हाथी का मस्तिष्क 100 ग्राम का,
डॉल्फिन का मस्तिष्क 1800 ग्राम का, मनुष्य का मस्तिष्क 1350 ग्राम का, घोड़े का मस्तिष्क 650 ग्राम का, गेंडे का मस्तिष्क 600 ग्राम का, गोरिल्ला का मस्तिष्क 500 ग्राम का, कुत्ते का मस्तिष्क 130 ग्राम का और बिल्ली का मस्तिष्क 30 ग्राम का होता है। इस आधार पर इन प्राणियों की समझदारी का लेखा जोखा नहीं लिया जा सकता है। समझदारी का मस्तिष्क के विज्ञान से सीधा संबंध नहीं है, इस बात से है कि उनमें न्यूरॉन्स कितने हैं और वे परस्पर कितनी सघनता पूर्वक संबद्ध होकर के दूसरे के पूरक बनते हैं। मानव मस्तिष्क में प्रायः 14 अरब न्यूरॉन होते हैं और उनकी संरचना ऐसी है जिनके अनुसार हर न्यूरॉन अपना कार्य निर्धारित ही नहीं निपटाता वरन दूसरे न्यूरॉनों के क्रियाकलाप में भी भारी योगदान करता है। मानवीय बुद्धिमत्ता का रहस्य इसी में छिपा है। डॉक्टर कैमरॉन के अनुसार मस्तिष्कीय कणों का मध्यवर्ती न्यूक्लिक एसिड विद्युत संवेग का उत्पादक एवं नियंत्रण करता है। रासायनिक बैटरी का यह एसिड ही मस्तिष्क में विभिन्न स्तर के संवेग उत्पन्न करता है। इस एसिड की स्थिति पर मानसिक स्तर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। इसके लिए कुछ ही दिन पूर्व एक मैग्नीशियम पेनिसिलिन आविष्कृत हुई है। कैंसास विश्वविद्यालय के रसायनवेत्ताओं ने इसी प्रयोजन के लिए कुछ प्रोटीन ढूंढ निकाले हैं और उनका उपयोग मस्तिष्क क्षमता को संतुलित एवं विकसित करने के लिए किया गया है। मस्तिष्कीय कोशिकाओं का परस्पर एक दूसरे के साथ सघन संबंध है। इस संबंध सूत्र को जोड़ने का काम एक विद्युत प्रवाह करता है। ये प्रवाह मनुष्य चेतना की इच्छानुसार विभिन्न परतों में घूम जाता है और अरबों कोशिकाओं में बिखरी हुई क्षमताओं एवं स्मृतियों में अपनी अभीष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तथ्यों को ढूंढ लाता है। ये कोशिकाओं के मध्य संबंध सूत्र जोड़ने वाला विद्युत प्रवाह यदि मंद हो या अवरुद्ध होकर चले तो फिर मनुष्य मंदबुद्धि, दीर्घसूत्री अथवा भुलक्कड़ स्तर का बन जाएगा। ये प्रवाह जितना द्रुतगामी, सुव्यवस्थित और संवेदनशील होगा उसी अनुपात से मनुष्य की बुद्धिमत्ता एवं कुशलता बढ़ेगी। मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मानवीय चेतना की रहस्यमयी परतें यदि समझी जा सकें और समुन्नत की जा सकें तो निश्चय ही उसे अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की जीवन की सफलता कहा जाएगा। भौतिक विज्ञान स्थूल जगत में बिखरी हुई शक्ति को देखकर चकित है और उसमें से बहुत कुछ कर्तलगत करने के लिए लालायित है। समीपवर्ती विचित्रताओं में सबसे बड़ा है मस्तिष्क की टोकरी में रखा हुआ सूक्ष्म शक्तियों और दिव्य क्षमताओं का भंडागार। परंतु कठिनाई है कि जिस प्रकार अपने ही रक्त में चल रही हलचलों को जान पाना दुरूह है, उसी प्रकार मस्तिष्क को समझना कठिन है। मानसिक चेतना पर नियंत्रण प्राप्त कर सृष्टि का सबसे बड़ा स्रोत हाथ लग सकता है। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।